नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर बीरेंद्र चौरसिया आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। तो उनके आर्थिक विचार जानने से पहले हम लोग दादा भाई नौरोजी के जीवन परिचय को थोड़ा सा जान लेते हैं। जो दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ वो 4 सितंबर 1825 को मुंबई में हुआ था। उनका जन्म एक धार्मिक पारसी परिवार में हुआ था। जैसे आप लोग जानते होंगे, सामान्यतः आप लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन इन्हीं धर्मों को जानते होंगे, लेकिन भारत में कुछ लोग पारसी धर्म का भी पालन करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने अभी तक पारसी धर्म के बारे में नहीं सुना होगा, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो एक जगह है पर्सिया, शायद आप लोगों ने सुना होगा पर्सिया। पर्सिया आधुनिक जो ईरान है उसी का पहले का नाम पर्सिया था। पर्सिया से कुछ लोग आकर भारत के विभिन्न भागों में बस गए थे, मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों में। वो लोग जिस धर्म को मानते थे वही है पारसी धर्म। तो उनके जो पिता का नाम था, दादा भाई नौरोजी के पिता का नाम था पालनजी दोरदी, कहीं कहीं दोरजी भी लिखा रहता है। आगे हम लोग उनकी शिक्षा का देखते हैं। दादा भाई नौरोजी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो नेटिव एजुकेशन सोसाइटी द्वारा हुई थी मुंबई में, और उनकी प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क हुई थी। उनकी उच्च शिक्षा मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से हुई थी। दादा भाई नौरोजी बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। वह हमेशा क्लास में प्रथम आते थे। प्रोफेसर उलेवा एक प्रोफेसर थे जो उनके गुरु थे। वह दादा भाई नौरोजी को भारत की आशा कहते थे। दादा भाई नौरोजी ने जब अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो वह गणित के प्रोफेसर हुए, अंक गणित के। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने 1853 में मुंबई में मुंबई एसोसिएशन की स्थापना की। और फिर 1856 आते आते दादा भाई नौरोजी ने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिए, यानी उन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ के वह इंग्लैंड या ब्रिटेन चले गए। वहाँ पर एक पारसी कंपनी थी जिसका नाम था केमा एंड सन्स। उसकी व्यापारिक गतिविधियों की देखभाल हेतु वह इंग्लैंड चले गए। तो इंग्लैंड में रहते हुए ही उन्होंने 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने 1892 में ब्रिटिश में जो लोकसभा का चुनाव होता है जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते थे, हाउस ऑफ कॉमन्स का उन्होंने चुनाव लड़ा और वह चुनाव लड़कर ब्रिटिश संसद में पहुंचे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जान लीजिए, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी चुने गए थे। तो 3 बार अध्यक्ष कब कब चुने गए? 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, इसके अलावा 1893 के लाहौर अधिवेशन तथा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। जो इतिहास के बच्चे होंगे शायद उनको ये जानकारी होगी। तथा दादा भाई की मृत्यु 30 जून 1917 को मुंबई में हुई। हम लोग दादा भाई नौरोजी के जो कुछ किताबें लिखे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी की जो पहली पुस्तक थी वो 1876 में लिखी गई, पॉवर्टी इन इंडिया। इसके अलावा उन्होंने 1901 में उनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक हुई, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों द्वारा जो भारत का शोषण किया जा रहा था उसका बहुत ही विस्तृत एवं तर्कपूर्ण विवेचन किया। इस तरह वह भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक कहे जाते हैं। इसी किताब में उन्होंने निर्गम सिद्धांत की भी चर्चा की।
जिसे ड्रेन थ्योरी कहते हैं, हिंदी में अन्य नामों से जानते हैं। आगे हम जब लोग पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। इसके अलावा अब हम लोग दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे, जो हम लोगों के अध्ययन का मेन विषय वस्तु है। दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों का अध्ययन हम लोग 5 शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। पहला है भारत की गरीबी की समस्या, दूसरा है गरीबी या निर्धनता के कारण, तीसरा है प्रवाह सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी, चौथा है ब्रिटिश प्रशासन की आलोचना, पांचवा और लास्ट है भारत की राष्ट्रीय आय। सबसे पहले हम लोग उनके पहले आर्थिक विचार भारत की गरीबी की समस्या पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो भारत की गरीबी है वो दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों का केंद्र बिंदु है। उन्होंने भारत में बढ़ती हुई गरीबी को अपनी आंखों से देखा था। वह देख रहे थे कि भारत में अशिक्षा, इसके अलावा निर्धनता की एक तरह से बाढ़ सी आ गई है। उन्होंने जब निर्धनता के कारणों की जांच की तो उन्होंने पाया कि भारत की निर्धनता का जो मुख्य कारण है वो ब्रिटिशर्स की शासन व्यवस्था है। ब्रिटिशर्स की शासन व्यवस्था के कारण भारत में निर्धनता बढ़ रही है। उन्होंने अपने एक अध्ययन में पाया कि भारतीयों की जो औसत वार्षिक आय है, यानी एक व्यक्ति जो औसतन कमाता है वो सिर्फ 20 रुपये कमा पाता है। साल भर में एक आदमी 20 रुपये, जबकि एक आदमी को जो दैनिक जीवन जीने के लिए वार्षिक खर्चे की जरूरत है वो 34 रुपये की, यानी कमाई 20 रुपये की है और जीवन निर्वाह के लिए 34 रुपये चाहिए। यानी भारत में गरीबी बहुत व्यापक स्तर पर विद्यमान थी। तो उन्होंने जब गरीबी का अध्ययन किए तो पाया कि भारत में मजदूरी की दरें बहुत कम है, विश्व के औसत से देखा जाए तो उससे भी कम है। इसके अलावा उन्होंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत व्यापक स्तर पर भूखमरी विद्यमान है। सरकार की तरफ से कोई भी रोजगार की योजना नहीं है, जो गरीबी का एक प्रमुख कारण है। और उन्होंने देखा कि ब्रिटिश सरकार हमेशा किसी न किसी युद्ध में उलझी है, जिसमें बहुत सारे धन का अपव्यय हो रहा है और भारत में अकाल पड़ना एक सामान्य परिघटना हो गई थी। उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत के आर्थिक विकास पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। उसका पूरा ध्यान साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण पर है। साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण का मतलब है ब्रिटिश सरकार जिन भारतीय राज्यों पर आधिपत्य की है वो उसको मजबूती के साथ अपने अंडर में रखना चाहती है और उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने रेल का उदाहरण देके बताया किस तरह से भारत में गरीबी के लिए ब्रिटिश नीतियाँ जिम्मेदार थी। उन्होंने कहा कि जो रेलवे में ऊंचे पद पर अधिकारी हैं वह सब कौन हैं? अंग्रेज हैं। यानी रेलवे के जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं वह सब अंग्रेज हैं। तो इन अंग्रेजों को वेतन जो दिया जा रहा है वो कहाँ पर दिया जा रहा है? भारतीय रेलवे से जो आय हो रही है, यानी वेतन जो है भारतीय कोष से दिया जा रहा है। उसके अलावा रेल अधिकारी क्या कर रहे हैं? अपने धन का अधिकांश भाग अपने देश में भेज दे रहे हैं। और जो रेलवे की नौकरियों के छोटे मोटे पद हैं, जैसे प्यून या चपरासी का पद हो गए, ये सब पद ही भारतीयों को मिल पा रहे हैं। तो छोटे पद होंगे तो स्वाभाविक है वेतन भी बहुत कम होगा। इसके अलावा जो रेलवे से प्राप्त आय हो रही है उसको भारतीय कोष में न जमा कर करके कहाँ जमा की जा रही है? ब्रिटिश कोष में। यानी रेलवे पैसा भारत से कमा रहा है, पैसा कहाँ पर डाला जा रहा है? ब्रिटिश कोष में। इसके अलावा जो भारत से आय प्राप्त हो रही है वो भारत के विकास में नहीं खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न चीज़ों के लिए विदेशों से ऋण लिया जा रहा है, जिसका बोझ भारत पर बढ़ता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? भारत लगातार गरीबी में जीवन यापन कर रहा है। तो गरीबी की दूर करने के लिए दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं? सरकार को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिससे गरीबी और बेरोजगारी मिट सके या कम हो सके। अब हम लोग दूसरी हेडिंग की चर्चा करते हैं, निर्धनता या गरीबी के कौन कौन से कारण हैं। निर्धनता के कारणों की जब दादा भाई नौरोजी चर्चा करते हैं
तो वो जो सबसे प्रमुख कारण बताते हैं, वो क्या कहते हैं कि प्रतिवर्ष बहुत सारी भारतीय पूंजी यानी भारत से जो पैसा मिलता है उसको इंग्लैंड भेजा जा रहा है। यानी भारतीय पैसे को यहाँ से कमाया जा रहा है, यहाँ किसी रूप में प्राप्त किया जा रहा है, उसको दूसरे देश में भेजा जा रहा है। इसके अलावा वो क्या कहते हैं, अंग्रेज जो हैं वो आते हैं भारत में, नौकरी करते हैं या काम करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद यहाँ से जो पैसा प्राप्त करते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपने देश में भेज देते हैं। इससे क्या हो रहा है, जो भारत का पैसा या रुपया है वो भारत में खर्च ही नहीं हो रहा है। भारत का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इंग्लैंड में। यानी भारत का सारा पैसा इंग्लैंड चला जा रहा है, तो भारत का विकास कैसे होगा। इससे क्या हो रहा है, देश खोखला होता जा रहा है। स्वाभाविक है, अगर कहीं का पैसा, किसी देश का पैसा उस देश में न खर्च होके दूसरे देश में चला जाएगा, इससे क्या होगा, वो देश गरीब होता चला जाएगा। इसके अलावा कहे कि जो इंग्लैंड के उद्योगपति है, उद्योगपति मतलब जो उद्योग लगाते हैं, वो आके भारत में पैसा तो लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, लेकिन जो लाभ पाते हैं वो तुरंत अपने देश में भेज देते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो भारतीय उद्योगपति हैं उनकी संख्या बहुत कम है, ज़्यादातर उद्योगपति इंग्लैंड की हैं। अगले कारणों की वो जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स की विदेश नीति है वो शोषणकारी है, ब्रिटिश की। इसके अलावा वो राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को भी दोष देते हैं। कहते हैं ब्रिटिशर्स की जो राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह निर्धनता को बढ़ा रही हैं। राजनीतिक परिस्थितियों का मतलब ब्रिटिशर्स ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिससे भारत की गरीबी बढ़ रही है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने आंकड़ों से यह सिद्ध भी किया कि भारत में गरीबी बढ़ रही है। उन्होंने क्या अनुमान लगाया, उन्होंने अनुमान लगाया कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 20 रुपये है, और प्रति व्यक्ति खर्च जो है वो 34 रुपये है। आप तो ध्यान देंगे कि 20 रुपये दैनिक यानी एक दिन या एक महीने का नहीं, ये साल का है। सोचो उस समय आदमी एक साल में मुश्किल से 20 रुपये कमा पाता था, तो कैसे जीवन निर्वाह होगा, कितना मुश्किल रहा होगा। इसके अलावा जब मजदूरी की दरों की बात करते हैं, मजदूरी की दरें मतलब कि कितनी मजदूरी मजदूरों को दी जा रही हैं, तो दरें दादा भाई नौरोजी ने पाया कि मजदूरों की दरें बहुत कम हैं। उन्होंने 1866-67 में बंगाल और बिहार में मजदूरी की दरों का अध्ययन किया, तो वे पाए कि बिहार और बंगाल में 1 आना 6 पाई से 2 आना 6 पाई तक मजदूरी दी जा रही है। 1 आना शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कितना होता होगा, तो ये जान लीजिए कि 1 रुपये में 16 आने होता है। इस हिसाब से आप लोग अनुमान लगा सकते थे कि अगर आप लोगों को लगभग 1 रुपये कमाना है तो 10-12 दिन मजदूरी करनी पड़ेगी, तब 1 रुपये पाएंगे। सोच लीजिए कितना। तो 1 रुपये तो नहीं जानते होंगे आप लोग, शायद 4 आने और 8 आने जानते होंगे। तो 4 आना मतलब 4 आना, उसमें ये 25 पैसे जो होता है उसी को 4 आना कहा जाता है। यानी 25 पैसे से आधे से भी कम मजदूरी उस समय दी जाती थी। इसके अलावा अगला जो निर्धनता के कारणों की चर्चा करते हैं, वो कहते हैं कि बेकारी। बेकारी मतलब कि लोगों के पास काम नहीं है, हजारों लोग बेरोजगार बैठे हैं। जब काम नहीं होगा तो आय भी नहीं होगी, स्वाभाविक है लोग गरीब होंगे। और भारत एक कृषि प्रधान देश था, तब भी था, अभी भी है। तो भारत में लेकिन कृषि प्रधान देश था, लेकिन किसानों की बहुत दुर्दशा थी। किसानों को खेती से भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा था, जिससे क्या होता रहा था, हजारों के किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़ चुके थे। इसके अलावा उस समय बहुत अकाल पड़ते थे, ठीक है। अकाल ब्रिटिश युग में एक सामान्य घटना हो गई थी, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ते थे। आप लोगों को अगर वो करना होगा तो बंगाल का अकाल करके सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियो भी मिल जाएंगे। इन चीज़ों को जब कारणों का पता लगाते हैं तो किन किन कारणों को वह बताते हैं। दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि ब्रिटेन की जो आर्थिक और राजनीतिक नीति है वो भारत में गरीबी का मुख्य रूप से कारण है। इसके अलावा वो कहते हैं ब्रिटिश सेना और युद्ध पर व्यय बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जिससे भारत
इतना ज़्यादा गरीब हुआ। ब्रिटिश सेना का मतलब कि उस समय जो ब्रिटिशर्स थे भारत में बहुत बड़ी सेना रखे थे अपने साम्राज्य की सुरक्षा और सुदृढ़ीकरण के लिए, और वह पड़ोसी राज्यों से लगातार युद्ध करते रहते थे। युद्ध करेंगे, सेना को वेतन देंगे तो बहुत सारा पैसा खर्च होगा। ये सारा पैसा भारत के विकास में खर्च हो सकता था, लेकिन नहीं करते थे। इसके अलावा रेलवे से जो लाभ प्राप्त होता था उसका व्यय भारत में नहीं करके ब्रिटिश पूंजीपतियों को दे दिया जाता था, जो अपने देश भेज देते थे। और एक कारण बताए कि जो भारतीय हैं उनको कोई भी सरकारी नौकरी में महत्वपूर्ण पद नहीं, बड़ा पद नहीं दिया जा सकता था। उनको बहुत छोटे छोटे पद, प्यून चपरासी ऐसे पद ही मिलते थे। इन सब कारणों को बताते हैं। अब हम लोग तीसरे सिद्धांत को पढ़ते हैं। प्रवाह सिद्धांत कहीं कहीं दिया रहेगा, कहीं कहीं निर्गम या निर्गमन सिद्धांत भी दिया रहेगा। इसके अलावा कहीं कहीं निष्कासन सिद्धांत भी दिए रहेगा। कभी कभी धन निष्कासन या धन का प्रवाह या धन का निर्गमन सिद्धांत दिया रहेगा। इकोनॉमिक ड्रेन थियरी है, ड्रेन थियरी कहते हैं। दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों का यही मुख्य भाग है, यही उनके आर्थिक विचारों का एक तरह से हृदय है, प्रमुख भाग है। क्या है यह? उनकी पुस्तक का केंद्र बिंदु है। क्या केंद्र बिंदु है? प्रवाह सिद्धांत या धन का निर्गमन या निष्कासन सिद्धांत। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स या अंग्रेज भारतीय नागरिकों और भारतीय उद्योगों पर बहुत ज्यादा कर लगा रहे हैं। उसके बाद कर से जो आय प्राप्त हो रही है उसको क्या कर रहे हैं? इंग्लैंड भेज दे रहे हैं। अगर यही कर की आय भारत में खर्च करते तो क्या होता? भारतीयों का आर्थिक विकास होता। मान लीजिए कर से आय प्राप्त हुई, उससे एक फैक्ट्री खोल देते, तो फैक्ट्री खोलने से क्या होता? एक नई नई फैक्ट्री खुल गई, उससे कुछ लोग रोजगार पाते। ये सारी चीजें नहीं होता। तो ये आगे बताते हैं कि यदि यही पैसा, ये रुपया देश में व्यय होता तो उससे क्या क्या होता। भारत का नवनिर्माण होता। नवनिर्माण का मतलब पुल बना सकते थे, रोड बना सकते थे, रेलवे लाइन बिछा सकते थे, हॉस्पिटल स्कूल बना सकते थे। इससे क्या होता? जब ये पैसा खर्च करते तो पैसा किसके पास आता? हॉस्पिटल बनता। सामान कहाँ से खरीदते? भारतीय लोगों से। भारत के मजदूर, कारीगर, इंजीनियर काम करते। क्या होता? भारतीयों में उस धन का वितरण होता। इससे क्या होता? आर्थिक क्रियाएं भी प्रोत्साहित। आर्थिक क्रियाएं कैसे प्रोत्साहित होंगी? मान लीजिए एक हॉस्पिटल बन रहा है तो वहाँ आसपास कुछ मजदूर रहेंगे। मजदूर रहेंगे तो कुछ सामान खरीदेंगे, तो नई नई दुकानें खुलेंगी, मजदूरों को पैसा मिलेगा तो भी अलग अलग सामान खरीदेंगे। सामान खरीदेंगे तो लोगों के पास पैसा जाएगा। इस तरह से आर्थिक क्रियाएं प्रोत्साहित होंगी। और क्या होगा? ये पैसा खर्च करेंगे तो भारत का आर्थिक विकास होगा और समृद्धि होगी। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, रोड, ये सारी चीजें, बिजली पानी की व्यवस्था करते तो भारत की आर्थिक समृद्धि बढ़ती। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने अनुमान लगाया कि 1900 तक, यानी 1900 ईस्वी तक भारत से 200 लाख पाउंड से अधिक का धन भारत से बाहर भेजा जा चुका था। ये पैसा भारत में न खर्च करके कहाँ भेजा जा रहा था? ब्रिटेन। इससे क्या होगा? अगर भारत का पैसा बाहर बाहर भेज दे रहे हैं, इससे पूंजी निर्माण में बाधा उत्पन्न होगी। पूंजी निर्माण का मतलब भारत में उत्पादक गतिविधियों में जो पैसा लग सकता था और वो पैसा बाहर चला गया, तो भारत में उत्पादक गतिविधियों में पैसा नहीं होगा। तो धन प्रवाह से क्या क्या हानि हो रही है? भारत में पूंजी की कमी हो जाएगी। उद्योगों का विकास क्या होगा? रुक जाएगा या अवरुद्ध हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जो थे वो विदेशी पूंजी के खिलाफ नहीं थे। वो देश के विकास के लिए कहते थे कि विदेशी पूंजी देश में आनी चाहिए, लेकिन जो पूंजी आए उससे जो लाभ हो वो भारत में ही खर्च हो। ऐसा ना हो कि वो पूंजी आए, उस पूंजी के द्वारा भारतीयों का शोषण किया जा सके। वो एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे, ऐसी व्यवस्था कि जिससे देश से जो आय प्राप्त हो वो देश के लोगों पर ही खर्च हो, जिससे देश का आर्थिक विकास हो। इसके अलावा जब वो धन निष्कासन या धन निर्गमन की बात करते हैं तो धन निर्गमन किन किन रूपों में होता है या पैसा किन किन तरीकों से बाहर जाता है उसकी बात करते हैं। तो पहला बताते हैं कि ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन। तो उस समय आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे वो भारत में नौकरी करते थे। रिटायरमेंट के बाद
ब्रिटेन चले जाते थे, लेकिन उनको जो पैसा दिया जाता था, पेंशन दी जाती थी, वो भारतीय कोष से ही दी जाती थी। तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जो भारत से रिटायर होकर ब्रिटेन चले गए थे, लेकिन पैसा यानी उनको जो पेंशन मिलती थी वो अब भी भारत के कोष से दी जा रही थी। इससे क्या हो रहा है, भारत का बहुत सारा पैसा ब्रिटेन चला जा रहा है। इसके अलावा युद्ध कार्यालय ब्रिटेन में और जो भारत में खुले थे, उन पर बहुत सारा पैसा खर्च होता था। युद्ध हो रहा हो ना हो रहा हो, उन सब का पैसा कहाँ से जाएगा, भारतीय कोष से जाएगा। इसके अलावा भारत में ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ी सेना रखी थी। अब सेना को वेतन देना पड़ेगा, उनके और भी चीज़ों पर, हथियारों पर, बहुत सारी चीज़ों पर खर्च होगा। उसका भी जो खर्च था कहाँ से आ रहा था, भारतीय मद से दिया जा रहा था। तो और ब्रिटिश सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी थे कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। पैसा पाएंगे, कुछ पैसा खर्च करेंगे या ज़्यादातर पैसा अपने देश में भेज देंगे। इसके अलावा भारत सरकार के इंग्लैंड में खर्चे, भारत का प्रशासन चलाने के लिए इंग्लैंड में भी कुछ ऑफिस खुले थे, जैसे भारत सचिव का पद था। उन सबको जो वेतन दिया जाता था, जो कभी भारत आए नहीं, इंग्लैंड में है, वहाँ से भारत का प्रशासन देख रहे हैं, उसका पैसा कहाँ से दिया जा रहा है, भारतीय मद से। यानी भारत का डायरेक्ट पैसा कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड। इसके अलावा ब्रिटिश व्यवसायी या उद्योगपति जो भारत में आते थे, उद्योग करते थे, जितना लाभ मिलता था तुरंत अपने देश भेज देते थे। इससे भी भारत का पैसा बहुत ज़्यादा दूसरे देश में चला जाता था। इससे क्या होता था, इस धन के निर्गमन से क्या होता था, भारत में पूंजी का संचय नहीं हो पाता था, पूंजी का संचय नहीं हो। तो अंग्रेज भारत से जो सारा धन कमा के ले जाते थे, वो धन पूंजी के रूप में फिर भारत में लाकर व्यापार और उद्योग में निवेश करके उन व्यापार और उद्योगों में एकाधिकार स्थापित कर लेते थे और भारत का शोषण करते थे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने नैतिक निर्गमन पर भी विचार किया। अभी तक हम लोग धन के निर्गमन की बात करते थे, नैतिक निर्गमन किस तरह से होता था। दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि अंग्रेज उच्च पदों पर रहकर भारतीयों में हीन भावना पैदा करते थे। स्वाभाविक है, जितने सारे बड़े बड़े पद होते थे वो सब पे कौन बैठे होते थे, अंग्रेज। भारतीयों को कौन मिलता था, छोटे छोटे पद। तो स्वाभाविक है, जो किसी भी पद में छोटा रहेगा उसके अंदर एक हीन भावना तो रहेगी कि हम क्यों इनके जैसे अधिकारी नहीं हो सकते, हमेशा जी हजूरी ही करनी पड़ेगी। वो आगे कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत में आते हैं, यहाँ से धन कमाते हैं, अनुभव कमाते हैं और बुद्धि पाते हैं, ये अर्जित करके अपने देश लौट जाते हैं। इसके बदले वह भारतीयों को आर्थिक और नैतिक संपत्ति दोनों से वंचित करते हैं। आर्थिक संपत्ति से कैसे वंचित करते हैं, जो बड़े बड़े पद भारतीयों को मिलने चाहिए वो अंग्रेज खुद उस पर बैठ जा रहे हैं। इससे क्या होगा, भारतीयों का आर्थिक लॉस हो रहा है। इसके अलावा नैतिक संपत्ति क्या, बड़े बड़े पद पर भारतीय बैठते, उनको उनका अनुभव होता, ये सारी होती, उनमें एक गर्व की भावना आती, लेकिन उनको छोटे पद दे रहे हैं जिससे उनकी नैतिक संपत्ति का भी ह्रास हो रहा है। तो आगे दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि इससे राष्ट्रीय और सामाजिक कार्य में अनुभवी व्यक्ति कम हो गए। स्वाभाविक है, जब बड़े पद पर कोई भारतीय काम नहीं करेंगे तो बड़े पदों के कार्य का अनुभव भारतीयों को नहीं रहेगा। जैसे अभी कोई एक अशिक्षित व्यक्ति हो जो कभी कोई बड़ा कार्य न किया हो, उसको डायरेक्ट बड़ा पद दे दो, चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। इसी तरह से कोई भी भारतीय बड़ा पद पाता ही नहीं था, तो उसको कोई भी बड़ा काम करने का अनुभव नहीं था। अगला जो दादा भाई नौरोजी का है, वो उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन की आलोचना की। अब हम लोग ब्रिटिश प्रशासन की आलोचना की देखते हैं। जैसे आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में वोट से जीत के गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना की। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी, जो भारत में व्यापार करते करते भारत पर शासन करने लगी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यापार को समाप्त करने पर तुली है।
भारत के व्यापार को इस तरह से समाप्त करने की तुल्य है कि वो व्यापार एक तरफा करते थे, भारतीयों को कोई लाभ नहीं होता था, भारतीयों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने जितने भी बड़े या महत्वपूर्ण पद हैं उस पर सिर्फ अपने लोगों को बैठा दिया है, ठीक है, और जो भारतीय हैं उनकी लगातार उपेक्षा कर रहे हैं। तो जो एक सर विलियम हंटर हुए थे, इनके नाम, इन्होंने भारत में शिक्षा आयोग का एक गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष भी रहे थे विलियम हंटर। विलियम हंटर ने भी प्रशासन में भारतीयों को अधिक स्थान देने की बात को स्वीकार किया था, यानी उन्होंने कहा था कि भारत में जो भी राजनैतिक या प्रशासनिक पद हैं उसमें अधिक से अधिक भारतीयों का वो स्थान होना चाहिए। तो आगे गरीबी उन्मूलन के लिए दादा भाई नौरोजी क्या सुझाव देते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने देशों में काम करने वाले लोगों के वेतनों का भुगतान स्वयं करें या अनुपात निश्चित कर दें कि किस अनुपात में कौन सा देश भुगतान करेगा, यानी जो अधिकारी ब्रिटेन में रह रहे हैं उनका वेतन ब्रिटेन वाले दे, जो अधिकारी भारत में रह रहे हैं उनका वेतन भारत में देंगे। अगर ब्रिटेन का कोई अधिकारी भारतीय काम को देख रहा है तो जिस अनुपात में काम देख रहा है उस अनुपात में उसको वेतन भारत से दिया जाए, बाकी वेतन ब्रिटिशर्स खुद दे। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो अंग्रेज ऊंचे पद पर हैं यानी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको बहुत सारा वेतन दिया जाता है, इसलिए उनको पेंशन न दिया जाए, पेंशन नहीं देंगे तो भारतीयों को बहुत सारा पैसा बचेगा। अगला वो कहते हैं कि भारत पर समुद्री आक्रमण संभव नहीं है, इसलिए भारतीय नौसेना जो है उस पर बहुत सारा जो व्यय होता है वो भारत से न वसूला जाए। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश की अप्राकृतिक वित्तीय और आर्थिक नीति पर दुख जताया या खेद जताया। उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक ऋण का बोझ विदेशी साम्राज्यवाद से थोपा गया है। सार्वजनिक ऋण का मतलब है कि उस समय जो ब्रिटेन सरकार थी वो भारत सरकार के नाम से बहुत सारा ऋण लेती थी, जैसे कोई भी बड़ा खर्चा होता था उसको ऋण लेके खर्च कर देती थी। खर्च किस पर करती थी, युद्ध लड़ रही है उस पर खर्च की, रेलवे जिसका लाभ खुद लेती थी उस पर खर्च करती थी, और ऋण का बोझ किस पर आता था, भारत पर, इसको चुकाना भारत पर पड़ता था। तो ये सब ऋण भी न लिए जाए। इसके अलावा भारी प्रशासकीय व्यय भारत पर बोझ है। प्रशासकीय व्यय मतलब भारत के प्रशासन को चलाने के लिए बहुत सारा प्रशासनिक अमला होता था जिसको बहुत सारा खर्च होता था, तो उसको भी कम करने का सुझाव दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देशवासी प्राकृतिक अधिकारों से वंचित है। उस समय अंग्रेज भारतीयों को बिल्कुल भी सम्मान की भावना से नहीं देखते थे, तो उसकी भी बात की। उन्होंने आगे कहा कि जो धन निष्कासन है यानी भारत का धन ब्रिटेन जा रहा है इसको भी रोका जाए। अगला पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट, वो है भारत की राष्ट्रीय आय, यानी दादा भाई नौरोजी ने प्रथम भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना या आकलन किया। उन्होंने 1868 में एक अनुमान लगाया जिसके अनुसार उन्होंने भारत की राष्ट्रीय 340 करोड़ रुपए मापी। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये मापी, ये वार्षिक है। 340 करोड़ रुपए पूरे भारत वाले मिलकर साल भर में कमा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए कितना कम है। इसके अलावा एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए 34 रुपये वार्षिक जरूरत थी। उन्होंने आगे बताया कि एक सामान्य भारतीय को जितना कपड़ा और अनाज मिल पाता है वो एक कैदी से भी कम है, यानी जेल में बंद एक कैदी को जितना खाने को और कपड़ा पहनने को मिल जाता है उतना एक भारतीय को नहीं मिल पा रहा है। तो जो भारतीयों का जीवन स्तर है वो बहुत ज़्यादा निम्न हो गया है, यानी इनको ठीक से खाने पहनने की सुविधाएं नहीं मिल रही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सरकार द्वारा आंकड़े जारी हो रहे हैं वो त्रुटिपूर्ण है, वो सही नहीं है। अब हम लोग दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन करेंगे। तो दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द दिया। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की निर्धनता
उजागर किया और इसके लिए ब्रिटिशर्स की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को दोषी ठहराया। उन्होंने भारतीय राजनीति की आर्थिक व्याख्या की, यानी उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स जो इस तरह से भेदभाव कर रहे हैं या उनकी जो नीतियां हैं वो एक तरह से भारत की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने अर्थशास्त्रीय शोध में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाए जाने पर बल दिया। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने राजनीति में नैतिकता पर भी जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो उच्च पद हैं यानी बड़े बड़े पद हैं प्रशासनिक या बड़ी बड़ी नौकरियां हैं उसमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी बड़े बड़े पदों पर भारतीयों की भी नियुक्ति किए जाए। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का पर्दाफाश किया और भारतीय राष्ट्रवाद के आर्थिक आधारों का प्रतिपादन किया। बस आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसकी भी हम PDF आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।